हेलो चिल्ड्रन, आज हम 8 लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 8 10th स्टैंडर्ड का, उसका नाम है सुधा मूर्ति। ठीक है, तो सुधा मूर्ति के बारे में लेसन है। जैसा कि जानते हो कि आज के ज़माने में जो है वो महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर कठिन से कठिन काम भी वे कर रही हैं और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर शिक्षा और विकास के अवसर भी उपलब्ध हैं, है ना। तो आज प्रत्येक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं और कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं, सफल हो रही हैं। इसलिए लिंग और जातिभेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं तो ये काम नहीं कर सकती हैं। और यहाँ जो प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध भी होगी। जैसे सुधा मूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो सुधा मूर्ति है वो महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। सुधा मूर्ति जो है वो एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। और इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, इंजीनियर थी वो, और बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है, यानी कि इस लेसन का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। ये स्त्री और पुरुष का जो है वो मेल फीमेल का जो है वो डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। जो सुधा मूर्ति है उन्होंने ये सिद्ध भी किया है और वो कामयाब भी हैं। उनकी बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। तो हम ये लेसन में आगे जानकारी है ये लेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी और किस तरह से वो सफल हुई और किस तरह से वो अब आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ भी लिखी हैं। आपने छोटे क्लास में अगर जीके सीएल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो सीएल में उनकी कई स्टोरी भी हुआ करती थी। तो वो बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं बच्चों के लिए। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे उन्होंने किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत की। तो शुरुआती जीवन की बात वो बता रही हैं। तो अभी अपना लेसन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी अप्रैल 1974 की बात है, 1974 की बात है। बेंगलोर में गर्मी पड़ने लगी थी। बेंगलोर, आपने बेंगलोर का नाम सुना ही ना, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। जो गुलमोहर का पेड़ होता है उस पर लाल रंग के फूल आते हैं, वो पूरे के पूरे वहाँ पे भरे हुए थे फूलों से। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। वो हॉस्टल में रहती थी, अपनी क्लास अटेंड करने के बाद वो कहाँ जा रही थी? हॉस्टल में। कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? नोटिस बोर्ड पे एक विज्ञापन लगा हुआ है। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, कौन सी कंपनी है? टेल्को, जिसको टाटा भी बोलते हैं। टाटा, रतन टाटा की कंपनी है। तो टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए थी। वहाँ पे वैकेंसी के लिए एक विज्ञापन दिया गया था। तो कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। कैसे? योग्य और परिश्रमी इंजीनियर चाहिए थे कंपनी को। चौंकाने वाली बात थी, उसमें जो सरप्राइज करने वाली बात थी वो ये थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, उसमें क्या लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। उसमें क्या लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार जो है वो इसके लिए अप्लाई ना करें। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। 2-3 बार उसको वो पढ़ लेती है। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे कोई ऐसा नहीं था कि नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति, या छात्रवृत्ति बोलते हैं स्कॉलरशिप को, तो स्कॉलरशिप मिलने की पेशकश हो चुकी थी। उसको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाली थी आगे की पढ़ाई के लिए, रिसर्च करने के लिए। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, वो भी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। परंतु यहाँ ये भेदभाव, तो उसने अंतिम पंक्तियों में क्या पढ़ा था? ये क्वेश्चन आपको आएगा तब क्या लिखेंगे आपकी? परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। ये उसको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसमें महिला उम्मीदवार नहीं कर सकती, कैंडिडेट, उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट, जो महिला कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकती। ये तो गलत बात है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। अपने जितने भी स्टूडेंट थे साथ में, उनमें अकेली लड़की थी जो कंप्यूटर, आज सब कंप्यूटर साइंस में लड़कियां कर रही होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लड़कियां कंप्यूटर साइंस में नहीं जाती थी, तब वो अकेली थी और हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में। योग्य थी, टैलेंटेड थी, परिश्रमी थी, हार्ड वर्किंग करना जानती थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। मतलब वो ये भेदभाव नहीं सहेगी, वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। इसका उसको विरोध करना ही पड़ेगा।
उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। कहाँ चल दी? हॉस्टल की ओर। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है, वो इनजस्टिस कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के, टाटा के जो बहुत सारी कंपनियां, उनके जो हेड कौन है, प्रमुख JRD टाटा है। JRD टाटा का नाम वो जानती थी। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया। क्या लिया? पोस्ट कार्ड। तब पहले पोस्ट कार्ड ही चलते थे, फोन थोड़ी थे जो फोन कर दो फटाफट। और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपने योगदान दिया है। तो सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। मैं सरप्राइज हूँ कि टेल्को कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी होके वो स्त्री पुरुष का भेदभाव कैसे कर रही है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कितने? 10 दिन में। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो, इंटरव्यू देने के लिए आओ। आवश्यक तैयारियों के साथ वो लड़की पूना पहुंची। कहाँ पहुंच गई? पूना। साक्षात्कार आरंभ हुआ, जो उसका इंटरव्यू वो स्टार्ट हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनकी वह सही उत्तर देती गई, राइट आंसर दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, ये भी ध्यान रखो, देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आंसर भी है कि तभी एक बुजुर्ग, जो बुजुर्ग थे सज्जन ने प्यार से बोला, उन्होंने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्या तुम्हें पता है महिलाएं न करे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, किसी महिला को हम लोग फैक्ट्री में नहीं रखते, और तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधानशाला यानी रिसर्च सेंटर में जाके काम करना चाहिए, यहाँ कंपनी में प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। कौन बोलता है ये? सुधा मूर्ति। वो वृद्ध सज्जन जब उससे बात कर रहे हैं तो वो कह रही है लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला अपनी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। आपकी फैक्ट्री में कभी कोई कार्य नहीं कर पाएगी महिला आके फैक्ट्री में। उसने दृढ़ता से कहा, यानी कॉन्फिडेंटली कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद एक बहुत बड़ा इंटरव्यू चला। उसके बाद में अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये शुरुआत तुमसे ही की जाती है, तुमसे ही शुरुआत कर देते हैं, तुमको ही अपॉइंट कर लेते हैं, बधाई, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। और सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ और 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1882 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। उन्होंने किसके साथ शादी की? किसके साथ की उन्होंने शादी? नारायण मूर्ति के साथ, ये ना, श्री नारायण मूर्ति के साथ। और फिर अपने पति के कितने साल काम किया? 8 साल तक उन्होंने टेल्को में काम किया और फिर उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र यानी कि रिजाइन कर दिया और अपने पति के साथ में इन्फोसिस कंपनी खोली, जो बहुत बड़ी कंपनी है आज भी। उसके बारे में डिटेल में आप गूगल वगैरह पे सर्च मार के देख सकते हो। उन्होंने कब खोली? 1982 में। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की। दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत मेहनत करी तो कंपनी बहुत 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 तरक्की करती चली गई और सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। ठीक है, इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। उन्होंने क्या किया? कर्नाटक राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए एक कंप्यूटर दिया सभी सरकारी स्कूलों को और एक लाइब्रेरी भी बनवाई। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया है और बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाए हैं, है ना। वहाँ पे जो डॉक्टरों के लिए, जो हॉस्पिटलों के जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी दिलवाए हैं। कांची में कैंसर अस्पताल बनवाया है। औरंगाबाद, वेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुटुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य भी उन्होंने करवाए हैं। किसने? सुधा मूर्ति ने।
उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया है और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए हैं। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, कितनी? 3000 से भी ज़्यादा। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी है, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया है और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने वाले, जो बहुत अच्छे फर्स्ट आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी है, यानी कि उनको स्कॉलरशिप भी दी है उन्होंने। और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर भी वितरित करवाए हैं, उन्होंने किए हैं। 13 पुस्तकों की लेखिका, कितनी? देखो 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा मिला है और राजलक्ष्मी पुरस्कार भी उनको मिला है। तो सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त खोला है, यानी कि उनके लिए मार्ग खोला है, तैयार किया है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50%, देखो तब वो अकेली थी, आज 50% लड़कियों की संख्या है इंजीनियरिंग कॉलेजों में। अनेक उद्योगों में मशीनों की बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं और जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। उनको अच्छा लग रहा है कि मैंने शुरुआत की, लेकिन आज उस क्षेत्र में बहुत सी महिलाएं आ रही हैं और तरक्की कर रही हैं। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं। अब एक कोई क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति क्या कह उठती है, तो वो बोलती हैं कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्ग कठिन हो तो छोड़ देना है, हमें अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है, कंटिन्यूस मार्ग पे आगे चलना है, तो ही सफलता हमारे कदम चूमेगी और हम सफल होंगे। यहाँ आपके थोड़े शब्दार्थ है कि परिसर, परिसर का मतलब है प्रांगण या आंगन, विज्ञापन यानी कि इश्तेहार, गुजराती में इसको जाहिरात बोलते हैं, पेशकश यानी कि प्रस्ताव, साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात या इंटरव्यू, आवेदन यानी कि अर्जी और त्यागपत्र यानी कि राजीनामा, रेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, पद त्याग का पत्र, और मेधावी मतलब तेजस्वी, इंटेलिजेंट। या मुहावरे हैं, बात न पचना तो अविश्वसनीय होना, या बात गले न उतरना, या बात समझ में नहीं आना, कोई भी आप लिख सकते हैं। फूला न समाने का मतलब है अत्यंत प्रसन्न होना, और बस की बात न होने का अर्थ है असमर्थ हो जाना, बूते के बाहर से होना। एक कहावत दी गई है आपको कि दिन दूनी रात चौगनी, इसका मतलब है कि बहुत तेजी से उन्नति करना, तब ये कहा जाता है कि वो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। फिर आपके यहाँ पे थोड़े से MCQ हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे है कि सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, तो क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटर विज्ञान में। किसमें की थी? कंप्यूटर विज्ञान में की थी ना। फिर है कि किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें, तो हमने अभी पढ़ा, तो टेल्को कंपनी के उसमें लिखा था ना कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। फिर है कि विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है, तो महिला पुरुष का भेदभाव हो रहा था ना। फिर सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था? पुणे में गई थी वो। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार उनको FM रेडियो ने दिया था। किसने? FM रेडियो ने। तो ये आपके MCQ यहाँ तक हो गए हैं, जो आपको अभी तक समझ में आ रहे होंगे। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था, तो यहाँ पे सिर्फ ये किस निकाल देना है, यहाँ पे लिख देना आपको कि इंजीनियर के पद के लिए था ना। टेल्को कंपनी का विज्ञापन जो है वो इंजीनियर के पद के लिए था। और फिर है क्वेश्चन आपका कि विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी, तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आया था, तो क्या विचार आया था उनके मन में कि ये स्त्री पुरुष का ये भेदभाव नहीं चलेगा, जो स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव है वो इसको नहीं सह सकती है, इस भाव को सहना उनकी बस की बात नहीं है और वो डटकर इसका मुकाबला करेंगी, सामना करेंगी, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। फिर एक वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाड़ी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा था, हम अभी पढ़ के आए हैं। सुधा मूर्ति से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपसे शुरुआत क्यों न की जाए, तुम जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला में जाके काम करना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानती हो तो तुमसे ही शुरुआत करेंगे। फिर है सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की थी? नारायण मूर्ति से। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को एक एक कंप्यूटर दिया और एक एक लाइब्रेरी बनवाई।
ये किया था ना, ये लेसन में पढ़ के आए हैं अभी आप। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा मार्ग अवश्य कठिन है, लेकिन उस पर तुम्हें चलना जरूरी है, उस मार्ग पे तुम्हें चलना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। ये उनका विचार थे। कल्पना सुधा मूर्ति ने महिलाओं की सफलता पे ये कहा था। थर्ड है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। तो टेल्को कंपनी के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? चौंकाने वाली बात क्या थी उसमें? आपने पढ़ा अभी कि उन्होंने लिखा विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल टेल्को कंपनी का था और उनको योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। उसकी अंतिम पंक्ति में लिखा गया था कि महिला उम्मीदवार जो है वो आवेदन न भी भेजें, और टेल्को में यह जो है बात चौंकाने वाली थी। सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया था? स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए उन्होंने क्या निश्चय किया? सुधा मूर्ति ने उन्होंने निश्चय किया था कि महिला उम्मीदवार ना भेजें, ये लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि उन्हें ये बात पची नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया था कि वो टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी और इस बारे में प्रश्न पूछेंगी कि उनकी कंपनी जो इस तरह का अन्याय नहीं कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक सरकार द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? हमने अभी बहुत सारे उनको जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में पढ़ा था ना अभी, कौन कौन से उनको पुरस्कार दिए गए थे। तो उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, जिसमें से था एक कि FM रेडियो द्वारा पुरस्कार दिया गया था उनको, और मिलेनियम पुरस्कार मिला, ओजस्विनी पुरस्कार मिला, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार मिला। ये सारे पुरस्कार उनको कर्नाटक सरकार ने की तरफ से दिए गए थे। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड वाला कि सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए थे। थर्ड क्वेश्चन आपका ये था। तो उस क्वेश्चन में आपने लिखा कि उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को, कर्नाटक के स्कूलों को उन्होंने एक कंप्यूटर दिए, लाइब्रेरियाँ बनवाई, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी, हॉस्पिटल बनवाए और कंप्यूटर वितरित करवाए, और जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते थे उनको स्कॉलरशिप भी दी। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर अभी कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया था उसने साक्षात्कार के समय? तो उसने क्या कहा था? साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे, और एक जो बुजुर्ग सज्जन ने कहा था कि यहाँ फैक्ट्री में के मुख्य कार्यस्थल पर हम लोग महिलाओं को नहीं रखते हैं और उनको तो जाके अनुसंधानशालाओं में काम करना चाहिए। तो भी उसने जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने उनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन कंपनी में इंजीनियरों के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता, ऐसा उनका बोलना था। इस प्रकार साक्षात्कार में भी वो अपने बात पर अड़िग रही थी कि महिलाओं को शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी। फिर है कि सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? ये तो अपना पर्सनल व्यू भी आप लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ सजेशन चाहोगे तो हम लोग बोलेंगे उसके स्थान पर कि अगर हम होते तो क्या क्या करते। आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। उसने महिलाओं ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, अलग अलग वो पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है, और लोगों की धारणा बन गई है कि महिलाएं भी अब कुछ न कुछ कर सकती हैं। वो भी तकनीकी क्षेत्र में भी आगे हैं, शिक्षा में आगे हैं, व्यवसाय में आगे हैं, विज्ञान में आगे हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में आगे महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। वे कार्यालयों में काम कर सकती हैं। तो इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होती तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर के पैमाने पर डिबेट आयोजित करती, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभावों के आवाज़ उठा सकती। वो तो कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करती कि कोई कमज़ोर ना पड़े, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको बराबर का हक मिलना ही चाहिए। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता है, और टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्यों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी बनी, और इसके माध्यम से उन्होंने समाज के विकास के अनेक कार्य किए, स्कूलों की इमारतें बनवाई और गरीबों को सहायता दी, जैसे अनेक कार्य किए, और उन्हें अपने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए जो है वो एक प्रेरणा मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यायवाची। परिसर का मतलब होता है कि प्रांगण, शुरुआत का मतलब होता है कि आरंभ,
मेहनत का मतलब होता है परिश्रम, और सूखा का मतलब होता है अकाल, और अनुसंधान का मतलब होता है खोज, और पुरस्कार का है इनाम, पर्यायवाची के। यहाँ पे आपके विरोधी शब्द हैं। विरोधी शब्द में है आवश्यक, अनावश्यक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उपस्थित, अनुपस्थित, सज्जन, दुर्जन, अपना, पराया, उच्च, निम्न, अधिकतम, न्यूनतम, इनके विरोधी शब्द हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न के शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें अधिक, अधिकतम, सफलता, आवश्यकता, असमानता, पुरुषत्व, और यहाँ पे आएगा स्त्रीत्व। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मुहावरा है, अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका है फूला न समाना, तो उसका अत्यंत प्रसन्न हो जाना, और अपना वाक्य अपनी तरफ से बना सकते हो। और बात न पचना मतलब कि बात गले न उतरना, समझ में ना आना। फिर है कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ है कि दिन दुनी रात चौगनी, यानी कि बहुत तेजी से उन्नति करना। दिन दुनी रात चौगनी का मतलब है कि बहुत तेजी से उन्नति करते करते आगे बढ़ना। तो इस तरह से आपका ये लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।